हेलो, आप देख रहे हैं उद्यान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी, फिर से हाजिर है आपके साथ जैव विविधता में क्षति के रूप में। अर्थात लास्ट वीडियो में आप जैव विविधता के रूप में टॉपिक देख रहे थे। जैव विविधता का मतलब प्रकृति में जीवन के प्रत्येक स्तर पर जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है और इसी विभिन्नता को सम्मिलित रूप में आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कह रहे थे। अब जैव विविधता जो है, उस जैव विविधता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जैव विविधता में यदि डिस्टर्ब हो रहा है, जीवों की जो विभिन्नता पाई जा रही है, जीवों में जो डाइवर्सिटी उपस्थित है, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी आ जाती है, तो वो पारितंत्र के लिए और अपन सब के लिए अत्यंत घातक है और पारितंत्र की संतुलन अवस्था को भी खत्म करती है, जिससे इस पृथ्वी पर जीवन जीने की जो सामर्थ्यता है वो खत्म तक हो सकती है। अर्थात आज अपन देख रहे हैं कि जैव विविधता में क्षति क्या है। सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जैव विविधता में क्षति का मतलब होता है कि जैव मंडल में समय के साथ साथ कई जीवों की जातियां विलुप्त हुई है और आगामी समय में भी कुछ प्राकृतिक परिवर्तन और कुछ प्राकृतिक आवासों के साथ छेड़छाड़, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव विविधता में कमी हुई है। और इस जैव विविधता में कमी के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो विलोपन की जो दर है, जैव विविधता में सामान्यतः विलोपन तो होता ही रहता है, पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव विविधता में विलोपन की जो दर है वो 100 से 1000 गुना बढ़ गई है। अर्थात मनुष्य ने जीवों के प्राकृतिक आवासों में कई प्रकार की क्षति उत्पन्न की है और जीवों के प्राकृतिक आवासों में उत्पन्न की क्षति जैव विविधता में कमी ला रही है। और जैव विविधता में जो कमी मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुई है वो सामान्य जैव विविधता में क्षति से 100 से 1000 गुना बढ़ गई है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव मंडल में जातियों के विलोपन की दर, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव मंडल में विभिन्न प्रकार की जातियों के विलोपन की दर, विभिन्न प्रकार के जातियों की विलोपन की दर का अत्यधिक बढ़ने से जैव विविधता में हुई कमी जैव विविधता में क्षति कहलाती। फिर से बोल रहा हूं, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव मंडल में, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव मंडल में विभिन्न जातियों में हुई कमी, विभिन्न जातियों में विलोपन की जो दर है वो अत्यधिक रूप से बढ़ी है। या अत्यधिक रूप से बढ़ने से जैव मंडल में जैव विविधता में जो कमी हुई है उस कमी को आप जैव विविधता में क्षति कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फाबेट या ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है जिसमें ऑप्शन एक या एक से अधिक हो सकते हैं। उनमें से सबसे मुख्य जैव विविधता में क्षति का सबसे मुख्य कारण है, वो कारण है आपका मानवीय क्रियाकलापों के कारण। अर्थात मानव ऐसे लालची प्रवृत्ति या अति दोहन के कारण या प्रकृति के साथ ऐसे खिलवाड़ कार्य कर रहा है जो जैव विविधता में क्षति का मुख्य कारण है। अगला बात है कि जैव विविधता में क्षति के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं। आपके सामने ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो जैव विविधता की क्षति को स्पष्ट कर रहे हैं या समझा रहे हैं। तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मानव द्वारा आवास बसाने के कारण वहां से लगभग 2000 से ज्यादा पक्षियों की जातियां विलोपित हो गई। जैव विविधता का सबसे मुख्य उदाहरण है कि मानव ने अपने आवासों को स्थापित करने के लिए, मानव ने खेती कार्य के लिए, अपनी भोजन की आपूर्ति के लिए, मानव ने उद्योगों की स्थापना के लिए, मानव ने रेलवे ट्रैक लाइन को बनाने के लिए, मानव ने कई प्रकार के परिवहन के मार्ग, यातायात के मार्ग जैसे बड़ी रोडें हैं, ये सब बनाने के कारण जैव विविधता में क्षति हुई है। और इस जैव विविधता में क्षति का सबसे मुख्य कारण है या सबसे मुख्य उदाहरण है वो है उष्णकटिबंधीय द्वीप पर मानव द्वारा आवास बसाने के कारण वहां से लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की मूल जातियां विलुप्त हुई है। पक्षियों की मूल जातियां विलुप्त हुई है। कहां की बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अगला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन एंड कंसंट्रेशन यूनियन के अकॉर्डिंग जो जैव विविधता का संरक्षण करती है, इस
योजना या इस यूनियन के अकॉर्डिंग पिछले 500 वर्षों में पादप और जंतुओं की, लास्ट 500 वर्षों में पादप और जंतुओं की लगभग 784 जातियां विलुप्त हुई है। पक्षियों की केवल पक्षियों की मूल जातियां विलुप्त हुई है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों के कारण। ऐसा ही विगत 500 वर्षों में मानवीय क्रियाकलापों के कारण IUCN के अकॉर्डिंग मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगभग 784 पक्षियों और जंतुओं और पादपों की जातियों का विलोपन हुआ है। इनमें से जो जातियां विलुप्त हो चुकी है उन जातियों को विलुप्त प्राय जातियां कहते हैं, और जो जातियां विलुप्त होने की कगार पर है या निकट भविष्य में यदि ऐसा ही वातावरण रहा, ऐसा ही प्रकृति के साथ मानवीय क्रियाकलापों का इन्वोल्यूशन रहा, तो आने वाले समय में वो जातियां विलुप्त हो सकती है, अर्थात उन्हें लाल सूची या रेड डाटा बुक के अंदर उनको सम्मिलित किया गया है। या कुछ ऐसी जातियां भी है जिनके विलुप्त होने की संभावना बनती है, उनको संकटग्रस्त जातियां या इंडेंजरेट स्पीशीज कहते हैं। तो लाल सूची के अनुसार पिछले 20 वर्षों में, विगत 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हो गई है। उनमें से एक डोडो नामक पक्षी था। डोडो पक्षी है जो उड़नहीन पक्षी था, जिसको सबसे लास्ट में मॉरिशस के द्वीप पर देखा गया था। और आज ये डोडो पक्षी उड़नहीन पक्षी था जो मॉरिशस के द्वीप से विलुप्त हो चुका है। अब प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कहीं पर भी ये पक्षी उपस्थित नहीं है। अगला उदाहरण है, विगत 20 वर्षों में 27 से अधिक जातियां विलुप्त हुई है, और उनमें से जो जातियां विलुप्त हुई है उनमें से जो मुख्य जातियां हैं उनके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। अगला उदाहरण है क्वेगा। अगला उदाहरण है क्वेगा, ये अफ्रीका से विलुप्त हुआ है। क्वेगा है वो अफ्रीका से विलुप्त हुआ है। अगला है साइरेंसिन। ये प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुई है। साइरेसिन ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुई है। अगली है स्लेटर नामक मछली है, स्टेलर, ये रूस से विलुप्त हुई है। ऐसा ही बाघ की 3 जातियां हैं। बाघ की 3 जातियां हैं। कौन कौन सी है 3 जातियां? एक तो है बाली, एक है जावा और एक है कैस्पियर। ये तीनों जातियां बाघ की एशिया महाद्वीप से विलुप्त हुई है, अर्थात प्रकृति में एंडेंजरेट स्पीशीज आने वाली निकट भविष्य में संकटग्रस्त जातियों की और विलुप्त होने की संभावनाएं रहती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं किसी जगत में वर्गकों का विलोपन कभी भी यादृच्छिक नहीं होता, किसी एक स्थान से होता है। जगत में जो भी जातियां जीव उपस्थित है उनका विलोपन सदैव यादृच्छिक रूप से नहीं हो सकता, किंतु जंतु जगत में उभयचर वर्ग का विलोपन यादृच्छिक हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैव विविधता में क्षति के दौरान किसी भी वर्ग का विलोपन यादृच्छिक नहीं होता, किंतु उभयचर वर्ग के जीवों का विलोपन यादृच्छिक होता है। विश्व में लगभग 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। विगत 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हुई है। विगत 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हुई है, और अभी संकटग्रस्त जातियों की सूची में, एंडेंजरेट स्पीशीज की सूची में 15,500 के आसपास लगभग जातियां उपस्थित है। इनमें से संकटग्रस्त जातियों में से 12, जो 15,500 है उनमें से 12% तो पक्षी है। कौन है? 12% पक्षी है, 23% स्तनधारी है, 32% एम्फीबियन है,
12% पक्षी है, 23% स्तनधारी है, 32% उभयचर है और 31% आवर्तबीजी पादप है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो इन 15,000 जो जातियां अभी संकटग्रस्त अवस्था में हैं, इनमें से लगभग ये है। अब जातियों का विलोपन क्यों हो रहा है, जातियों का विलोपन अपन कैसे रोक सकते हैं, जातियों के विलोपन होने से क्या क्या संकट उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात जैव विविधता में जो क्षति हो रही है, जातियों का जो विलोपन हो रहा है वो किस रूप में हो रहा था और कैसे हो रहा है। तो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करूं तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करूं तो पृथ्वी लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई, यानी यूं कहूं 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई या 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। उस पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व या यूं कहूं 3 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बाद कुछ जीव उद्विकास के क्रम में उस वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर पाए और उस अनुकूलता के कारण वो आज भी जीवित है। आदि वातावरण में उसकी उत्पत्ति हुई, वहां से लेकर के आज तक उन जीवों ने अपने आप को वातावरण में अनुकूलित किया और उस वातावरण के साथ ढलते गए और आज भी जीवित है। किंतु कुछ जीव वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, तो ऐसे जीव धीरे धीरे उस वातावरण से विलुप्त हो गए, अर्थात वो विलुप्त हो गए। और जातियों का विलोपन एक बार नहीं हुआ है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से लेकर के आज तक 5 बार जातियों का पूर्ण रूप से विलोपन हो चुका है, अर्थात पृथ्वी पर 5 बार अधिकांश संख्या में पाई जाने वाली जातियां पूर्ण रूप से खत्म हो गई है और उद्विकास के क्रम में पृथ्वी पर नई जातियों की उत्पत्ति हुई है। अब विलोपन की छठी अवस्था या विलोपन की छठी बात है वो अभी चल रही है, अभी विलोपन का छठा दौर चल रहा है और ये दौर है वो पूर्व के 5 विलोपन की अपेक्षा बहुत ही तीव्र है। क्योंकि अब कितना तीव्र है, 1000 गुना अधिक तीव्र है। पहले जो जीवों का विलोपन हो रहा था उसकी तुलना में अब जो छठा विलोपन है वो 1000 गुना अधिक है, अधिक तीव्रता से हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पारितंत्र के साथ, पारिस्थितिकी के साथ, इकोलॉजी के साथ जो प्राकृतिक आवास है जीवों के, उनको खत्म करने में मानवीय क्रियाकलाप सम्मिलित हो गए हैं, अर्थात मानव अत्यधिक लालची प्रवृत्ति का हो गया है और इसी लालची प्रवृत्ति के कारण आज जीवों के विलोपन की दर 100 से 1000 गुना तक बढ़ गई है। और इसी दर से यदि विलोपन होता रहा तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी से लगभग आज जो जातियां उपस्थित है इनमें से आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी। ये आंकड़े कल्पना के आधार पर है, ऐसे कोई डाटा फीड करके आंकड़ों को नहीं निकाला गया है, पर अपन यादृच्छिक रूप से ऐसे आंकड़ों को ध्यान में रखें और ध्यान में रखना जरूरी भी तो है। यह है जैव विविधता में क्षति होती क्या है, परिभाषा क्या है और जैव विविधता में क्षति के क्या क्या उदाहरण हैं, कौन कौन से जीव विलुप्त हो गए हैं और किन किन जीवों की विलुप्त होने की संभावनाएं रहती है। अब अगला टॉपिक अपना बनता है जैव विविधता में क्षति के दुष्प्रभाव। जो जैव विविधता में क्षति अपन देख रहे थे और आप ये कह रहे हैं कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण जीवों के विलोपन की दर पहले के विलोपन की दर के 100 से 1000 गुना तीव्रता से हो रही है या उससे 100 से 1000 गुना तीव्र है, तो फिर ऐसा यदि विलोपन हो जाता है, जैव विविधता में क्षति यदि हो जाती है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो दुष्प्रभाव है वो रहेगा कि जीवों की क्षति के क्रम में उत्पादक भी क्षति होंगे। उत्पादक मतलब है कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली सौर ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में उपयोग में लेते हुए कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाले पादप, जिनको स्वपोषी जीव कहते हैं, इन स्वपोषी जीवों की संख्या में भी कमी आएगी और स्वपोषी जीवों की संख्या में कमी आने से उत्पादकों द्वारा टोटल उत्पन्न होने वाली जो उत्पादकता है पृथ्वी की, ग्रोज प्रोडक्टिविटी है, जो आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, उस उत्पादकता में कमी आएगी। और उत्पादकता में कमी आने से, क्योंकि आप लोग देख रहे थे या हम सब ने देखा था कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा की उत्पत्ति का सोर्स है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा को उत्पादक ही यूटिलाइज करके और बाकी सभी जीवों तक पहुंचाने में सहायक या सहायता करते हैं। तो उत्पादकों की संख्या में कमी आएगी और उत्पादकों की संख्या में कमी आएगी तो उत्पादकता, ग्रोज प्रोडक्टिविटी या पूरी पृथ्वी की उत्पादकता घटेगी
पूरी पृथ्वी की उत्पादकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा है पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे बाढ़ आएगी, अतिवृष्टि होगी, सूखा पड़ेगा, भूकंप आएंगे, अल्पवृष्टि होगी, सुनामी आएगी, ऐसी सारी चीजें, प्राकृतिक विक्षोभ की अवस्था उत्पन्न होगी, जिससे पृथ्वी पर जीवों की स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन में कमी उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। किसके कारण? जैव विविधता में क्षति के कारण। तीसरा क्या है? पारिस्थितिकी का संतुलन खत्म हो जाएगा, और पारिस्थितिकी का संतुलन खत्म हो जाएगा तो पारिस्थितिकी में आप कहते हैं पारितंत्र के अंदर विभिन्न जीव भक्ष्य और भक्षक के रूप में अंतर संबंधित रहते हैं, और भक्ष्य और भक्षक के रूप में अंतर संबंधित जीवों का पारितंत्र संतुलित अवस्था में रहेगा ही नहीं, तो या तो भक्षक बढ़ जाएंगे या भक्षीय बढ़ जाएंगे। तो जीव यदि संतुलित अवस्था में नहीं है तो पारितंत्र चलेगा नहीं, अर्थात पृथ्वी पर जो जैवमंडल नामक जो चिड़िया है, जैवमंडल नामक जो चीज है, वो खत्म होने की संभावनाएं क्रिएट होती है ड्यू टू डिफॉर्मिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में क्षति के कारण। अगला क्या है? पारितंत्र में अस्थिरता उत्पन्न होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इकोलॉजी संतुलित नहीं रहेगी तो फिर पारितंत्र रहेगा का? पारितंत्र में अस्थिरता तो आनी है। तो ये जैव विविधता में क्षति के मुख्य दुष्प्रभाव थे। उत्पादकता घटेगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, पारिस्थितिकी संतुलन घटेगा, और पारिस्थितिकी संतुलन घटेगा मतलब जैव विविधता खत्म हो जाएगी, और सबसे लास्ट था पारितंत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अब है जैव विविधता में क्षति के मुख्य कारण क्या है? आप कह रहे हैं जैव विविधता में क्षति तो हो रही है, पर जैव विविधता में क्षति के मुख्य कारण क्या है? उसमें से सबसे मुख्य कारण तो यही अपन सब देख रहे हैं कि जैव विविधता में क्षति का मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलापों का प्राकृतिक आवासों में बढ़ना। अर्थात सबसे पहला लिखा है प्राकृतिक आवासों में क्षति एवं विखंडन। कौन कर रहा है? प्राकृतिक आवासों में क्षति और विखंडन कौन कर रहा है? मैं कहूँगा और आप भी कहेंगे मेरे साथ, वो है मानवीय क्रियाकलाप। ये क्या मानव है? ऐसा क्या क्रियाकलाप करने लग गया है जिससे जीवों के प्राकृतिक आवासों में क्षति भी हो रही है और प्राकृतिक आवासों का विखंडन भी हो रहा है? मैं ये कहूँगा कि मानव की लालची प्रवृत्ति है। इस लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य यदि अपने सामान्य जीवन को जिए और सामान्य जीवन यापन में केवल और केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिए तो ठीक बात है, पर मानव ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं और संपन्नता को बढ़ाते हुए खुद को इतना विकसित मान लिया है कि वो हर समय हर जगह प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति के साथ बुरे कर्तव्य कर रहा है। और बुरे कामों में अपन यूं कह सकते हैं कि जैव विविधता में क्षति का मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है जो प्राकृतिक आवासों को क्षति और विखंडन दे रहे हैं। जैसे मैं ये कहूंगा कि प्राकृतिक आवासों को विखंडन करके और मनुष्य उन आवासों में, जीवों के प्राकृतिक आवास थे जहाँ जीव निश्चिंत रूप से रहते थे, उन आवासों में मैं कहूँ कि उष्णकटिबंधीय वनों की बात करूं, अमेरिका के जो अमेजन के जंगल है जिसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, उन अमेजन के वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, जो मनुष्य के द्वारा सोयाबीन की खेती, हाँ ये अमेजन के वर्षावन है। जिनको लंग्स ऑफ अर्थ पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहते हैं कि वहां पर इतने उत्पादक उपस्थित है कि वो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का 20% उत्पादन तो केवल अमेजन के वर्षावन करते हैं, इसलिए उनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। अब उन अमेजन के वर्षावनों में मानव ने अपनी लालची प्रवृत्ति और अत्यधिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु इन जंगलों को काट करके और सोयाबीन की खेती करना शुरू कर दिया। भाई साहब, अभी सोयाबीन की खेती आपको सोयाबीन का तेल तो दे ही रही है, पर तेल देने के साथ साथ लफड़े और कर रही है। वो लफड़े ये है कि सोयाबीन की खेती के कारण चारागाहों के लिए सोयाबीन की खेती के कारण जो भी जंगली जातियां थी उनकी प्राकृतिक आवासों में कमी हुई है, प्राकृतिक आवासों में क्षति हुई है या प्राकृतिक आवासों का विखंडन हो गया है, जिससे वो विच्छिन्न लाइफ नहीं जी पाने के कारण उनके विलुप्त होने की संकट या विलुप्त होने की गुंजाइश उत्पन्न हो गई है। साथ ही साथ ये कहें कि अमेजन के वर्षावनों को चारागाहों द्वारा प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी
जो शाकाहारी जीव है उनके चारावाह के रूप में उपयोग होने लगे हैं, जिससे अनेक छोटी छोटी जातियां विलुप्ति की ओर कारगर है या विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पहले टोटल वनों का 14% भाग हुआ करते थे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन टोटल वन का 14% भाग थे, जो अब मानवीय क्रियाकलापों के कारण घट करके और केवल 6% रह गए हैं। तो जंगल इस प्रकार से सिकुड़ गए, जंगलों में इस प्रकार से सिकुड़ने की क्रिया होगी तो इसे आप प्राकृतिक आवासों में क्षति या विखंडन नहीं तो और क्या कहेंगे। जंगल इस प्रकार से सिकुड़ रहे हैं, जीवों के प्राकृतिक आवास इस प्रकार से घट रहे हैं और उनके घटने का कारण केवल ये कालमाथिया मनुष्य है, अर्थात जो ब्लैक हेड वाला मानव है वो अपनी लालची प्रवृत्ति और अपने अत्यधिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ऐसा काम करने लगा है, जिससे ये सारी घटनाएं हो रही है। दूसरा कारण है इसका जैव विविधता में क्षति का दूसरा कारण है वो है अति दोहन। मानव अपने भोजन और आवास से संबंधित आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु, अति दोहन की बात कर रहा हूं, मानव अपने भोजन और आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक दोहन कर रहा है। और पिछले 500 वर्षों में मानव की आवश्यकता व लालची प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक संपदाओं का अधिक दोहन होने से लगभग 784 जातियां विलुप्त हो गई है। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा। अगर पहला उदाहरण है इसका स्टीलर, जिसको आप समुद्री गाय कहते हैं। समुद्री मछली थी। अगला है पैसेंजर, कबूतर। एक गाना सुना होगा आपने, जा जा कबूतर संदेश ले जा। इस कबूतर का उपयोग प्राचीनतम काल में मनुष्य द्वारा, पैसेंजर कबूतर बहुत सीधा कबूतर होता था, उसको उसके गले में चिट्टियां डालकर चिट्ठी डाल करके और संदेश भेजने के लिए उपयोग में लिया जाता था। और इस उपयोग में वो कई बार अपने आप को खत्म कर देते थे, अर्थात इसका मानवीय क्रियाओं में उपयोग के कारण इतना अधिक उपयोग हुआ कि ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। कई प्रकार की खाद्य मछलियां हैं जिनको अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य उनका अत्यधिक प्रयोग कर रहा है, और इस अत्यधिक प्रयोग और शिकार के कारण वो जातियां विलुप्त हो गई है। जैसे कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में विलुप्ति के कगार पर है। ऑस्ट्रिच पक्षी एशिया महाद्वीप में विलुप्ति के कगार पर है, जिसको चतुर्मुर्ग कहते हैं। ईमू पक्षी विलुप्ति के कगार पर है। इनका अत्यधिक मात्रा में शिकार हो रहा है और इस शिकार के कारण इन प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गई है। तो अति दोहन के कारण जीवों के साथ मनुष्य अति दोहन के साथ साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे कि उनका जीवन यापन सामान्य रूप से नहीं हो पाता और वो विलुप्त होने की ओर कारगर हो रहे हैं। अगला है विदेशी जातियों का आक्रमण। अब विदेशी जातियों का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ विदेशी जातियों से मतलब है कि किसी देश की जलवायु में वहाँ के जीव अपने आप को अनुकूलित करके आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप और मानवीय क्रियाकलापों के कारण मानव ने किसी विदेशी प्रजाति को अपने यहाँ के मूल आवास में, जहाँ अपने यहाँ की देसी जातियाँ सामान्य जीवन जी रही थी, वहाँ ला करके और छोड़ दिया, जिससे देसी जातियों के सामान्य जीवन यापन पर प्रभाव पड़ा और वो देसी जातियाँ अपने ही देश की जातियाँ विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। तो इसके उदाहरण हैं और उस उदाहरण में सबसे पहला है नील नदी की बात कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं? नील नदी के अंदर एक नाइल पर्चे को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया। नील नदी की एक मछली थी जिसका नाम था नाइल पर्चे। नील नदी की एक मछली थी जिसका नाम था नाइल पर्चे। इस नाइल पर्चे कहां पाई जाती थी? नील नदी में। इसको क्या किया? दक्षिणी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला। दक्षिणी अफ्रीका की क्या डाला? कहां पे डाला है?
विक्टोरिया झील में डाला, तो विक्टोरिया झील में डालने से वहां की स्थानीय मछली, कहां की स्थानीय मछली? दक्षिणी अफ्रीका के विक्टोरिया झील की स्थानीय मछली, उसका नाम है चिचलिड। नाम क्या है? चिचलिड नाम है। इसकी 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई है। तो क्यों विलुप्ति का कारण क्या है? यह नील नदी की विदेशी जाति थी, नाइल पर्चे नाम की एक मछली थी, जिसको किसी दूसरे देश दक्षिणी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला, तो वहां की चिचलिड नामक जो मछली थी, ये दक्षिणी अफ्रीका की मूल निवासी मछली थी। इसकी 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई, और इस विलुप्ति का कारण या इस जाति की क्षति का कारण विदेशी जातियों का आक्रमण है, या विदेशी जातियों को वहां पर ला करके और छोड़ा गया है। अगला है अफ्रीकन कैटफिश को, अगला उदाहरण है इसका। कहां की कैटफिश है? अफ्रीकन कैटफिश है। उसको मत्स्य पालन के उद्देश्य से भारतीय नदियों में डाला गया। तो भारतीय जातियों के लिए क्या हो गई? विदेशी हो गई। तो भारतीय नदियों में डाला गया, तो हमारे यहां की जो मूल कैटफिश थी, मूल कैटफिश जो सल्क वाली मछली थी, कैसी मछली थी? सॉरी, बिना सल्क वाली, बिना सल्क वाली मछली थी। वह क्या था? वह यह था कि अफ्रीका की कैटफिश थी, उसको भारतीय नदियों में मछली पालन हेतु डाला गया। तो यहां भारतीय मूल की जो कैटफिश थी, बिना सल्क वाली मछली, वो विलुप्त हो गई है। तो इसकी विलुप्ति का कारण कौन है? यह अफ्रीकन कैटफिश है। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने 1985 के आसपास, इंदिरा गांधी जी का शासन था, उससे पहले की बात है, इंदिरा गांधी जी के शासन में उन्होंने अमेरिका से गेहूं मंगाए थे खाद्य आपूर्ति के लिए। भारत में गेहूं का उत्पादन कम हुआ करता था। हरित क्रांति के बाद नॉर्मन ई बरलॉन्ग और एमएस स्वामीनाथन ने भारतीय हरित क्रांति को बढ़ाया, और उसके बाद 1991 के बाद के दशक या उस दशक में गेहूं का उत्पादन भारत में होने लगा, और धान्य उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हुआ। उससे पहले भारत को विदेशों से अन्न मंगाना पड़ रहा था, और उसी क्रम में अमेरिका से जो गेहूं आयात हुए थे, उस गेहूं के साथ एक गाजर घास आ गई थी। क्या थी? गाजर घास कहते हैं उसको। उसका नाम पीली कंटेली भी कहते हैं, अर्जिमन मैक्सिकाना भी उसका नाम है, उसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ये खरपतवार के रूप में अपने रेगिस्तान के अंदर खरपतवार के रूप में फैल गई है, और यहाँ के स्थानीय जातियों के जीवन पर प्रभाव डाल रही है। वैसे ही जलकुंभी जो है, ये भी विदेशी जाति है। उसका विदेशों से भारतीय जलाशयों में लाया जलकुंभी, जल प्लावी पादप है, भारतीय जलाशयों को सुंदर दिखाने के लिए लाया गया था, और आज ये जलाशयों में खरपतवार के रूप में इतनी भयंकर खरपतवार हो गई है कि एक बार तो बंगाल में इसका आतंक आ गया था, और उस बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है जलकुंभी, इकॉर्निया क्रेसिपस। तो ये विदेशी जातियों के आक्रमण से भी देसी जातियों के विलोपन होने की संभावना बढ़ती है, और जैव विविधता में क्षति होती है। अगला है सहविलोपन या सहविलुप्तता कहते हैं। सहविलोपन या सहविलुप्तता। देखिएगा, जब कोई एक जाति विलुप्त होती है, तो उस जाति से अंतर संबंधित या उस जाति से अपना जीवन यापन निर्भर करने वाली या उस जाति पर निर्भर रहने वाली अन्य जाति के जीव भी विलुप्त होने लगते हैं, और इसी क्रम को आप क्या कहते हैं? सहविलुप्तता या सहविलोपन कहते हैं। जैसे कोई परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तो उसके परजीवी भी उस मत्स्य जाति के साथ ही विलुप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य यदि विलुप्त हो जाए, तो मनुष्य के अंदर परजीवी रूप में जीवन यापन करने वाले जीव भी क्या होंगे?
विलुप्त हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार की जो जैव विविधता में क्षति है उसको आप क्ष विलोपन कहते हैं। अगला अपना पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब आपने जैव विविधता के क्षति के कारण पढ़े, अर्थात इन सभी कारणों से आपकी जैव विविधता में क्षति हो रही है, तो अब जैव विविधता में संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आखिर जैव विविधता को संरक्षित रखना क्यों जरूरी हो गया है। तो इसके भी कुछ कारण है। सबसे पहला है संकीर्णित रूप से उपयोगी। आप संकुचित मानसिकता से सोचें, केवल अपने खुद के लिए ही सोच ले। संकुचित या संकीर्ण मानसिकता क्या हो सकती है कि व्यक्ति अपने खुद के लिए सोचे तो उसको संकीर्ण मानसिकता कहते हैं। तो संकीर्ण रूप से उपयोगी, संकीर्ण रूप से उपयोगी का मतलब है कि मनुष्य पढ़ रहा है, मनुष्य सोच रहा है, सोचने विचारने समझने बोलने की क्षमता केवल मनुष्य में है, और मनुष्य अपने खुद के बारे में सोचें तो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। यदि जैव विविधता की क्षति इसी रूप में होती रही तो मनुष्य खुद का जीवन रहना या मनुष्य खुद का सामान्य जीवन यापन संभव नहीं है। इसी क्रम में जो जैव विविधता के संरक्षण की जो उपयोगिता है उसको आप संकीर्ण रूप से उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि जैव विविधता मानव खुद के लिए उपयोगी है, जिससे मानव को अनेक लाभ होते हैं, जैसे खाद्य उत्पादन में, जैसे औषधीय उत्पादन में। जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या रुल्फिया सर्पेंटाइना रहेगा, जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या पेपेवर सोमनिफरम रहेगा, जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या अश्वगंधा रहेगा, जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या शतावरी रहेगी, जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या धतूरा रहेगा, जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या तंबाकू भांग वगैरह ये सारे पादप रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इन सब में क्षति हो जाएगी। तो ये अपनी जितनी भी औषधियां हैं वो आप कहां से प्राप्त करोगे। मानव खुद में ही काम आती है औषधियां और कोई काम में नहीं ले रहा है। तो मानव खुद के बारे में सोचे तो अपने खुद के लिए, मनुष्य खुद के लिए जैव विविधता की क्षति को रोकना अर्थात जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब अगला यूं कहें कि मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पादपों की लगभग 25,000 से अधिक जातियों का परंपरागत रूप से उपयोग कर रहा है। मानव अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सामान्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए लगभग 25,000 से अधिक पादप जातियों को उपयोग में कर रहा है या उपयोग में ले रहा है। यदि जैव विविधता नहीं रहेगी तो क्या ये 25,000 जातियां ऐसे ही पड़ी रहेगी? संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कैसे कर पाएगा। अर्थात संकीर्ण रूप से सोचें या बहुत छोटे रूप से सोच लें कि खुद का भला कम से कम खुद तो कर लो यार। अर्थात मनुष्य खुद के लिए जैव विविधता में संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो पहला कारण है जैव विविधता में संरक्षण की आवश्यकता का, वो है संकीर्ण रूप से या मानव खुद के लिए जैव विविधता को रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अगला है व्यापक रूप से उपयोगी। अब देखिएगा, व्यापक रूप से उपयोगी इसलिए है कि जैव विविधता होगी तो ही पारितंत्र या पारिस्थितिकी रहेगी, और जैव विविधता नहीं होगी तो पारितंत्र और पारिस्थितिकी का संतुलित रूप से उपस्थित रहते हुए सामान्य रूप से संचालित रहना संभव नहीं है। जैव विविधता नहीं होगी तो पारिस्थितिकी और पारितंत्र का सामान्य रूप से संचालित रहना या गतिमान रहना या चलायमान रहना या पारितंत्र की क्रियाशीलता का रहना संभव नहीं है। अर्थात व्यापक रूप से सोचें, संपूर्ण पृथ्वी का सोचें तो जैव विविधता को पारितंत्र के या पारिस्थितिकी के संतुलित रूप से संचालित रहने हेतु संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो यह है। अब पारितंत्र नहीं रहेगा तो फिर उत्पादक कहां से रहेंगे, उत्पादक नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां से होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या ये पृथ्वी चल सकती है, क्या ये जैव मंडल चल सकता है? क्योंकि सभी जैव मंडल में उपस्थित सभी जीवों को ऊर्जा आपूर्ति हेतु या ऊर्जा की प्राप्ति हेतु कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित करना पड़ता है, और ये प्राणवायु जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो क्या बिना पारितंत्र के रह सकती है या बिना पारितंत्र के आपको उपलब्ध हो सकती है? अर्थात बिना उत्पादकों के क्या आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी? बिना उत्पादकों के क्या सूर्य से आने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को उपयोग में लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किया जा सकेगा? संभव नहीं है। इसलिए व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से सोचे तो भी इस जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और बिना जैव विविधता के संरक्षण के आप इस पारितंत्र में संतुलित अवस्था रख ही नहीं सकते, और पारितंत्र की संतुलित अवस्था नहीं रहेगी तो आप जैव विविधता
पारितंत्र की संतुलित अवस्था नहीं रहेगी तो आप मानव जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ ये पारितंत्र आपको कितनी पारितंत्रिक मूल्य की बात करें, पारितंत्र आपके लिए कितना उपयोगी है, पारितंत्र से आप पता नहीं क्या क्या नहीं लेते हैं, तो ये सब तभी संभव है जब इस जैव विविधता को संरक्षित कर लिया जाए, जैव विविधता में होने वाली क्षति को रोक लिया जाए। अगला जो कारण है वो है नैतिक कारण या नैतिकता। मानव सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने के साथ साथ या बुद्धिमान जीव होने के साथ साथ मानव का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। बाकी जीवों को तो बेचारों को पता ही नहीं है, इस पृथ्वी पर हजारों करोड़ों जातियां उपस्थित है जीवों की, उनको नहीं पता है कि जैव विविधता क्या होती है, उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। फिर भी वो जीव तो प्राकृतिक रूप से अपना हर संभव प्रयास करते हैं जैव विविधता को संरक्षित करने का, और जैव विविधता में क्षति लाने का कोई क्रिया नहीं करते हैं। वो बाकी मनुष्य के अलावा ऐसा कोई जीव नहीं है जो जैव विविधता में क्षति लाने का कार्य करता हो। पर मानव एक ऐसा जीव है जो इतना बुद्धिमान होने के उपरांत भी अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल रहा है, और नैतिक कर्तव्यों को भूलते हुए जैव विविधता में क्षति का घातक या कारण बन रहा है। अर्थात अगला जैव विविधता में संरक्षण की आवश्यकता मानव के नैतिक कर्तव्य के आधार भी अपन कह सकते हैं कि अन्य सभी प्राणियों से अधिक बुद्धिमान होने के नाते मानव का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जैव विविधता का संरक्षण करे और जैव विविधता में होने वाली कमी या क्षति को किसी भी परिस्थितियों में रोकने का प्रयास करें। अब अगला अपना चैप्टर, इसी चैप्टर का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। अब जैव विविधता में संरक्षण आवश्यक हो गया है, और वो आवश्यक क्यों हो गया है? क्योंकि पहला कारण तो संकीर्ण मानसिकता से सोचें तो भी मानव अपने खुद के लिए तो जैव विविधता की क्षति को रोके। दूसरा व्यापक कारण अर्थात पारितंत्र को या पारिस्थितिकी को संतुलित रूप से चलायमान करने के लिए या क्रियाशील करने के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। और तीसरा नैतिकता की बात करें तो भी मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के नाते उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जैव विविधता में क्षति को रोके, जैव विविधता के संरक्षण को बनाए रखे, जैव विविधता में संरक्षण करे। तो इस हेतु जैव विविधता के संरक्षण की कुछ विधियां मनुष्य ने अपनाई हैं, अपना नैतिकता का पालन करने का प्रयास करते हैं। फिर भी आज कुछ शिकारी प्रवृत्ति के लोग जैव विविधता को अधिक क्षति पहुंचा रहे हैं, कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग भी जैव विविधता को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। अर्थात मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आप सभी जैव विज्ञान के विद्यार्थी हैं और पृथ्वी पर एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए आप सबका नैतिक कर्तव्य रहता है कि जैव विविधता में संरक्षण करने में अपनी अमूल्य योगदान को दर्शाएं, अपना एक भागीदार दर्शाएं, इस पारितंत्र को संतुलित कर एक सफल जीवन यापन करें। आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, पर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे कि आप यहां से जब जा रहे हैं तो जाते जाते अपने आने वाली वंशज के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। वही आपकी जैव विविधता में संरक्षण है और वही आपकी जैव विविधता की संरक्षण की विधियां है। तो जैव विविधता में संरक्षण का दो तरीका है, एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्यस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को इंस्टीट्यू कंजर्वेशन कहते हैं। इंस्टीट्यू कंजर्वेशन नाम से स्पष्ट है। स्वस्थानीय संरक्षण अर्थात जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही रख करके वहीं पर ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि जीव अपने प्राकृतिक आवासों में ही अपने आप को सुरक्षित रख करके और उनकी क्षति या यूं कहे कि जीवों की मृत्यु ना हो और सामान्य रूप से अपना जीवन यापन जी सके। तो इस अवस्था को आप इंस्टीट्यू कंजर्वेशन कहते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता हो, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता हो तो उसे जीवों का स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण क्या क्या है? जीवों को हॉट स्पॉट में संरक्षित करना, जीवों को हॉट स्पॉट में संरक्षित करना। अभी हॉट स्पॉट क्या होते हैं? तो मैं ये कहूंगा पृथ्वी पर मानव ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चयनित किया है, सेलेक्ट किया है जहां पर जातीय विविधता या जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उन स्थानों को हॉट स्पॉट या जैव विविधिक क्षेत्र कहते हैं और उन क्षेत्रों में जातीय विविधता या जैव विविधता अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। उन स्थानों को संरक्षित कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। वहां पर मानवीय क्रियाकलापों को बिल्कुल
प्रतिबंधित कर दिया है। वहां से ना तो कोई हाईवे निकल सकता है, ना ही कोई रेल पटरी निकल सकती है, ना कोई चारागाह कर सकता है, ना ही वहां कोई खेती की जा सकती है, ना ही वहां शिकार किया जा सकता है। उन स्थलों को हॉट स्पॉट कहते हैं और वहां सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। पूरी पृथ्वी पर ऐसे 34 स्थान है। कितने? 34 पॉइंट है। पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं, टोटल भूगर्भ की बात कर रहा हूं। इस टोटल भूमंडल पर 34 ऐसे स्थान हैं अलग अलग देशों में जहां जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और उस क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षा प्रदान कर, शिकार को रोककर, प्राकृतिक आवासों को खंडित करने से रोककर अर्थात मानवीय क्रियाकलापों को रोककर वहीं पर जीवों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन 34 में से भारत देश में 2 स्थान है। भारत में 2 जैव विविधता के क्षेत्र है और वो है पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है रे नाम, और पूर्वी हिमालय, पूर्वी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। टोटल 34 हॉट स्पॉट है पृथ्वी पर, उसमें से 2 भारत में पाए जाते हैं। वो है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में 2 स्थान उपस्थित है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालय। अब इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और स्थानिकता दर्शाकर व मानवीय क्रियाकलापों को रोककर उन्हीं स्थानों पर जीवों को संरक्षित किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का सबसे पहला स्थान था हॉट स्पॉट में जीवों को संरक्षित करना या कंजर्वेट करने का प्रयास करना। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान मनुष्य द्वारा चिन्हित ऐसे प्राकृतिक स्थान होते हैं, मनुष्य द्वारा चिन्हित ऐसे या सरकारों द्वारा चिन्हित ऐसे प्राकृतिक स्थान जहां पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखते हुए मानवीय क्रियाकलाप जैसे चारागाह है, कृषि है, आवागमन है, यातायात है, रेलवे पटरी है, अन्य सभी क्रियाओं को रोककर, अन्य सभी क्रियाकलापों को, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंध है। किसमें? राष्ट्रीय उद्यानों में। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित है राष्ट्रीय उद्यानों में। और सबसे पहले भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, फिर बोल रहा हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसको 1996 में स्थापित किया गया था। 1996 में स्थापित किया गया है और वर्तमान समय में भारत में लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित किया गया है। उन 104 राष्ट्रीय उद्यानों वाले स्थानों के एरिया को पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां पर मनुष्य भ्रमण के लिए नहीं जा सकता, शिकार के लिए नहीं जा सकता, यातायात के साधन को लेकर नहीं जा सकता, कृषि कार्य के लिए नहीं जा सकता, पशुओं को चराने के लिए भी नहीं जा सकता। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए सरकार ने अपने देशों में, अलग अलग देशों की सरकारों ने अपने देशों में ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों को, नेशनल पार्क डेवलप किए हैं, जहां पर मानवीय क्रियाकलापों को रोककर और विभिन्न प्रकार की जैविक जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? हॉट स्पॉट भी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य में संरक्षण। वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में लगभग 551 वन्य जीव अभ्यारण्य खोले गए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य उपस्थित है जहां मानवीय क्रियाकलाप एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलाप एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है। जैसे मनुष्य वहां पर दर्शन के लिए दर्शक के रूप में घूम सकता है। जैसे अपने रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में रणथंबोर है। और अपना ये केवला देवी घना
जो भरतपुर में वन्य जीव अभयारण्य है, साथ ही साथ मानव की कुछ क्रियाकलाप एक निश्चित सीमा तक की जा सकती है और उन स्थानों पर वन्य जीवों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। अगला है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल, भारत में कुल 18 जैव मंडल संरक्षित किए गए। भारत में कुल 18 जैव मंडल संरक्षित किए गए हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप काफी सीमा तक संपन्न किए जा सकते हैं। अर्थात वहां पर मनुष्य खेती भी कर सकता है, लकड़ी भी काट सकता है, यातायात के साधन भी ले जा सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी वहां से गुजारे जा सकते हैं, ट्रेनें भी गुजारी जा सकती है, फिर भी वहां पर शिकार नहीं कर सकते और ऐसी कुछ चीजों को रोक करके मानवीय क्रियाकलापों को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया है और उन जैव मंडलों में जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया गया है। अगला है पवित्र उपवन। पवित्र उपवन वे स्थल होते हैं जहां पादपों और जंतुओं को धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व दिया जाता है। पवित्र उपवन वे स्थल होते हैं जहां पादपों और जंतुओं को धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व दिया जाता है और इस धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व देने के बाद लोग वहां उपस्थित पादपों और अन्य जीवों को भगवान की तरह पूजते हैं और पूज करके उनको देवी देवताओं की तरह मानते हुए और उनका संरक्षण या कंजर्वेशन करते हैं। उन स्थानों को आप पवित्र उपवन कहते हैं। जैसे राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र पवित्र उपवन के रूप में माना जाता है। राजस्थान का अरावली पर्वत माला वाला जो क्षेत्र है वो पवित्र उपवन है। अगला पवित्र उपवन का उदाहरण आप यूं कह सकते हैं, मेघालय की खासी और जयंती की पहाड़ियां। मेघालय की खासी और जयंती की पहाड़ियों को पवित्र उपवन के नाम से जाना जाता है। अगला मध्य प्रदेश की चंदा और बस्तर क्षेत्र की जो झाड़ियां हैं उनको आप पवित्र उपवन के रूप में नामा जाता है। कर्नाटक व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पवित्र उपवन के रूप में डेवलप किए गए हैं, जहां पर उपस्थित विभिन्न वन्य और जंतु जीवों की जातियों को एक आस्था के रूप में या पवित्र उपमा के रूप में पूजा जाता है और वहां उपस्थित जातियों को संरक्षित उनके प्राकृतिक आवासों में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करके और जैव विविधता का संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा प्रयास है वो एक्सेसिटिव कंजर्वेशन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। परिभाषा सीधी सी है कि वो ऐसे पादप या जंतु जातियां जो बहुत अधिक विलुप्त होने की कगार पर है, उनको अपन प्राकृतिक आवासों में लेके बैठे रहेंगे तो फिर वो विलुप्त हो जाएगी। तो उनको प्राकृतिक आवासों से बाहर मानव निर्मित स्थानों पर ला करके और उनको भोजन है, उनको प्राकृतिक आवास जैसे आवास उपलब्ध करवा करके या एक विशिष्ट अनुकूलताओं के अंदर उनके युग्मकों को संरक्षित करके और उनका संरक्षण करने का यदि प्रयास किया जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्सेसिटिव कंजर्वेशन कहते हैं। उदाहरण क्या है उसका, जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान और सफारी क्षेत्रों में जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से लाकर के, प्राकृतिक आवासों से बाहर लाकर के मानव निर्मित कृत्रिम आवासों में मनुष्य द्वारा भोजन और अन्य सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हुए और संरक्षित किया जाता हो तो ऐसे स्थानों को जंतु उद्यान, वनस्पतिक उद्यान या सफारी क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर मनुष्य मनोरंजन के लिए भी जाता है। अर्थात उन जीवों को मनोरंजन के रूप में उपयोग में लेने के साथ साथ उनको कृत्रिम आवास बना करके सुरक्षा प्रदान कर और उनका संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। अगला है निम्न ताप पर परिरक्षण। निम्न ताप पर परिरक्षण में क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस तकनीकी के द्वारा संकटग्रस्त जातियों के जीवित युग्मों को लिक्विड नाइट्रोजन की उपस्थिति में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर युग्मकों को संरक्षित कर और लंबे समय तक उनको जीवन सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है और उन जातियों को संरक्षण किया जाता है। तो इसको निम्न ताप पर परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन या शीत संरक्षण भी कहते हैं। अगली और विधि है और वो है पात्रे निचेसन। कुछ जीवों के यदि
विलुप्त होने की कगार पर है, तो इस तकनीकी में संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को अनुकूल परिस्थितियों में, संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को अनुकूल परिस्थितियों में मानव निर्मित कृत्रिम स्थानों पर परख नली के अंदर मिला करके और नई संततियां उत्पन्न की जाए। परख नली के अंदर युग्मक संलयन करवाकर नई संततियां उत्पन्न की जाती है, तो इस अवस्था को पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला है उत्तक संवर्धन तकनीकी के द्वारा। इस तकनीकी के द्वारा पादप अंगों, पादप उत्तकों या पादप भागों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाकर नए पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है जीन बैंक या बीज बैंक। इस स्थिति में या इन स्थानों पर कुछ पादपों या जंतुओं के युग्मकों को एक परिरक्षित या संरक्षित माध्यम में, मानव निर्मित कृत्रिम माध्यम में एक निश्चित ताप और दाब पर लंबे समय तक संरक्षित करते हुए जीन बैंक या बीज बैंक स्थापित किए जाते हैं। ये भी उनको प्राकृतिक आवासों से बाहर निकालकर और इन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो इन अवस्थाओं में आप कह रहे हैं कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर ला करके, जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर ला करके कृत्रिम माध्यम में विभिन्न तरीकों से संरक्षित करके और पर्यावरण में उनकी उपस्थिति को बनाए रखें, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखें, जैव विविधता में क्षति को रोकने के प्रयास किए जाएं। ये सब बातें हैं जैव विविधता में क्षति को रोकने की। आज के इस वीडियो में आपको इतना ही। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।